Hello everyone, this is business study classes for class 12th. As you know that most of the portion from second chapter we had already done in a previous classes, previous video. And in this video, this class, we are continuing our second chapter and try to close it, our second chapter in this video with the scientific management principle and techniques by Taylor. Scientific management is a new thinking on management given by F.W. Taylor. F.W. Taylor was born in 1856 and was died 1915. He had joined a Midwell Steel Company as a labor, and due to his hard work, his dedication, he got a position, a chief mechanical engineer, who then he had believed in that analyzing the work scientifically. So he had given a scientific outlook to the management and finds the one of the best way to do the work. He had published his book, that is Principle of Scientific Management, was published in 1911. जो एफ.डब्ल्यू टेलर्स थे, उन्होंने एक मिडवेल स्टील कंपनी में एक लेबर के तरह ज्वाइन किया था, बट उनके हार्ड वर्क्स, उनकी डेडिकेशंस की बेस पे वो बहुत ही कम पीरियड में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उसी कंपनी में एक चीफ इंजीनियर मैनेजर्स या चीफ इंजीनियर्स की पोस्ट पर पहुंच गए. एफ.डब्ल्यू टेलर ही थे जिन्होंने एक मैनेजमेंट को साइंटिफिक आउटलुक दिया, और उनकी जो एक बुक थी वो पब्लिश हुई 1911 में, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So the meaning of scientific management is performing the work of management in a scientific manner. In that word, to discard the traditional approach to management and adopt a newer and a scientific approach in place of is called that scientific management. So according to the Taylors, Taylor कहना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्क ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का जो काम है, वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए, एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए. देन उनका कहना यह है कि जो ट्रेडिशनली चला आ रहा टेक्निक से उस ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉलो किया जा रहा है, हमें उसी को कंटिन्यू आगे लेकर के नहीं चलना चाहिए. वी हैव टू बी चेंज इट एंड अडॉप्ट अ न्यूअर and the more scientific techniques and the approach we have to be applied. So that is that scientific management. So F.W. Taylor, he said that, उनका कहना ये भी है कि before commencing a work, किसी भी काम को commence करने से पहले, a manager should firstly analyze that and find out the conclusion. मैनेजर को चाहिए कि उस वर्क को, किसी भी काम को, किसी भी टारगेट को करने से पहले उसको पहले एनालाइज कर ले, देन आफ्टर टेक द डिसीजन टू डू दैट वर्क, ओके, एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन. So some features we are discussing, that according to these definitions, this showing the some features, that is systematic approach, एक काम को करने का सही तरीका होना चाहिए, एक scientific way होना चाहिए, brings a complete mental change. उस organizations में काम करने वाले superiors हो या subordinates हो, सभी का जो mental है, mental target जो है, एक main target होना चाहिए, that is organizational goal. एंड डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, जो पुरानी चली आ रही ओल्डेस्ट टेक्निक्स है, उनकी जगह पे हमें न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए. देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स. वहां पे जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और उनको फॉलो करने के लिए उन रूल्स को भी ऑब्जर्वेशंस में रखना चाहिए कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में उस रूल्स को
बना रहे हैं कि ये रूल्स है, उन रूल्स को बनाने से पहले हमें ये स्ट्रिक्टली देखना चाहिए कि वह परफेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो पाएंगे या नहीं। और आफ्टर अप्लाइंग भी हमें उसका एक ऑब्जर्वेशन यूनिट तैयार करना होता है कि वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, या उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। देन improve the efficiency of workers. Improve the efficiency of workers is the main features of this scientific management, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में वहां पे जो काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उन्हें हमें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। उनकी जो वर्क इफिशियंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें वहां पे न्यू टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। वहां पे जो वर्कर्स हैं, वहां जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए बाय गिविंग द ट्रेनिंग्स and by make them learn to a new techniques. That is the scientific management. So after knowing the meaning of scientific management, we'll know too that principle of management which had given by the teller, that is science, not rule of thumbs, harmony, not discord, cooperation, not individualism, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. So, according to this principle, science, not rule of thumb, Taylor had said that we should not stuck in a set routine of old techniques of doing the work. किसी भी काम को करने की जो हम पुरानी टेक्निक्स को फॉलो करते चले आ रहे हैं, हमें उसे कंटिन्यूइंग नहीं करना चाहिए कि एक सेट रूटीन है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने काम को करते हुए चले। Rather, we should be constantly experimenting to develop a new techniques. उसकी जगह पे हमें अपने मतलब क्या करना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बार बार एक्सपेरिमेंट करके नई टेक्निक्स को बनाते रहना चाहिए। सो इट्स मेक जो ऐसी टेक्निक्स हम बना पाते हैं, अपने तरीके हम खुद खोज पाते हैं, तो वहां पे हम उस काम को, उस वर्क को मतलब बहुत ही सिंपल, इजी और क्विकेस्ट बना पाते हैं। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्क का एफिशिएंसी लेवल है वो इम्प्रूव होता है। According to this scientific management of a principle given by the Taylor has said that the mental revolution is required in an organization. एक ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत जरूरी है, वहां पे मेंटल रेवोल्यूशंस होना बहुत जरूरी है, जहां क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशंस में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वहां पे हार्मनी डिस्कॉर्ड नहीं हो पाए। क्यों? बिकॉज अगर हम सिंपल वे में देखें तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स बिटवीन द वर्कर्स एक कॉन्फ्लिक्ट होता है टू शेयर द प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स को लेके हमेशा उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वहां पे जो ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ होता है कि एम्प्लॉयर सोचता है कि जो वर्कर्स हैं वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, और वर्कर सोच रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर हमसे काम करवा के पूरा प्रॉफिट खुद ही रखना चाहते हैं। जो प्रॉफिट का शेयरिंग को लेकर के दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। सो वहां पे मेंटल रेवोल्यूशन बहुत ही जरूरी होता है कि चाहे वो एम्प्लॉयर्स हो, मैनेजर्स वर्कर्स या ऑनर्स हो, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। तो गिविंग दैट दिस पॉलिसी, दिस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ही एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू दिस हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उस ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करने का जो एक एकता है, एक यूनिटी है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे एक यूनिटी लेवल, एक हार्मनी जो है वो खत्म हो जाएगी तो उस ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो रिमूव हो जाएगा।
सो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए द मेंटल रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजर्स, वर्कर्स एंड ओनर्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स। बहुत जरूरी है कि मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे की सुने, और अ माइंड सेट हो उनका, कि एक प्रॉपर वे में माइंड सेट हो कि वो एक अपने पर्टिकुलर फिक्स टारगेट को अचीव करने के लिए मूव करें। इस चीज को लेकर के नहीं लड़े कि भाई तुम्हें इतना प्रॉफिट मिल रहा है या मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है। दे हैव टू बी सेट देयर माइंड टू इंक्रीज द प्रॉफिट। दोनों का ही एक माइंडसेट होना चाहिए, हमें किसी को भी कितना भी प्रॉफिट अर्न हो, लेकिन हमें उस प्रॉफिट को हमेशा इंक्रीज करते रहना है। Cooperation, not individualism. Cooperation and not individualism. It is an extension of प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कस। हार्मनी नॉट डिस्कस जो हम पहले ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, उसी का ये एक्सटेंशन फॉर्म है। मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई है, उसको दूर करते हुए हमें अपनी एकता को ना छोड़ते हुए, हमें मतलब यहाँ पे वर्कर्स और एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजर और जो ऑनर्स हैं उनके बीच में जो यूनिटी है उसको ना तोड़ते हुए आगे भी एक कॉपरेशंस के थ्रू वर्क करना चाहिए, कॉपरेशंस के साथ में वर्क करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड। जो वर्कर्स के जो अच्छे सजेशंस है उसे मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, एंड दे शुड नॉट गो स्ट्रिक्ट, और उनके साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। गुड बिहेवियर, गुड एटमॉस्फेयर उनके साथ में हमें रखना चाहिए। बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो शेयर करना चाहिए, कि वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है और मैनेजमेंट सिस्टम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में दोनों को साथ में परफॉर्म करना चाहिए टू अचीविंग अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए दोनों को ही साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना चाहिए। इनफैक्ट देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन। अगर वहां पे जो काम है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही कोऑपरेशन के साथ सभी को वर्क करना चाहिए इन बिटवीन दैट लेबर एंड द मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सिर्फ अपने लिए ना सोच करके कोऑपरेशन की भावना के साथ में हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना चाहिए। So, according to these principles, the scientific management principle, development of each and every person to his greatest efficiencies and prosperities. According to these principles, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. Right from his selection means the scientific selections. And a proper arrangement for everybody's trainings should be made, and also should take care of each and individual should be allotted work according to his or her abilities and their interest. So ये जो प्रिंसिपल्स है इसके अनुसार एफडब्ल्यू टेलर्स हमसे ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो सेलेक्टेड हो रहा है वो एक प्रॉपर सिलेक्शंस के थ्रू ही सेलेक्ट होना चाहिए, और उसकी इफिशियंसीज लेवल को बढ़ाने के लिए हमें उसके लिए एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करवाना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड उसी ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें हमने उस व्यक्ति को सेलेक्ट किया है और उसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया है, उस व्यक्ति को उसकी एबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वर्क अलॉट किया जाना चाहिए। So with this, we will end of our scientific principle of management given by Taylor in this video. And the next video, we will be continue the Taylor's techniques of management.